वो क्या है जैसा वायरल शो छोड़ देना कोई आम बात नहीं। ऐसा क्या हुआ था? सब लोग कुछ ना कुछ कहानियाँ यही मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि किसी वजह से मैंने शो छोड़ दिया, लेकिन कोई ख़ास ऐसी वजह नहीं थी कि मतलब कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। सज्जाद सलीम से क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? सज्जाद सलीम से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मतलब लोग कहते हैं कि उन्होंने आपको रिप्लेस कर दिया। नहीं, सज्जाद सलीम मुझे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? मैं उस वक्त चैनल में मौजूद था, सज्जाद सलीम भी थे और मैं प्रोडक्शन में था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी EMF आपके शो में इसका बड़ा इस्तेमाल होता था। इसके पीछे कोई हकीकत है या ये एक झोल है? अगर आप वैसे देखें ना तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। लोगों ने उसका नाम घोस्ट मीटर रख दिया है कि वो बजेगा तो जी बता देगा कि भूत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में देखें, ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है। एक मखलूक की खोज है और वो मखलूक जो है वो इस तरह नहीं सामने आ जाती है और वो आप ही ने तरीक़ेकार रखा हुआ है, आप ही ने उसके नाम रख दिए हैं कि एक जिन होता है, एक चुड़ैल होती है, एक भूत होता है। किसने बताया आपको? हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसका सच लोग खुद छुपाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिसने पाकिस्तान में हॉरर कंटेंट को एक नई पहचान दी। उस शो का चेहरा और उसका नाम सुन के लोगों के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, वो क्या है? और इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं कि जान सकें कि वो कौन सी वजह है। ओए, कौन है? आज हम इसके पीछे का सच जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने पैरानॉर्मल को सिर्फ इन्वेस्टिगेट नहीं किया बल्कि महसूस भी किया है। एक्सप्रेस न्यूज़ का एक आइकॉनिक शो वो क्या है और उसकी पहचान अरसलान फारूकी। अरसलान भाई, सबसे पहला सवाल, वो क्या है जैसा वायरल शो छोड़ देना कोई आम बात नहीं। ऐसा क्या हुआ था? सब लोग कुछ ना कुछ कहानियाँ यही मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि किसी वजह से मैंने शो छोड़ दिया, लेकिन कोई ख़ास ऐसी वजह नहीं थी कि मतलब कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। हादसे शो के दौरान होते हैं। अभी इस वक्त मैं करंटली क्राइम शो कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेटिव शो है। उसमें जितने हादसे हुए हैं वो तो कोई मतलब लोगों के साथ हो जाएँ तो वो फिर बात तो दुनिया ही छोड़ दें, ऐसे हाल मामला भी हो जाते हैं। असल में उस शो को लेकर एक इतना तवील शो हो गया था और उसमें कोई कंटेंट में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी, तो उसकी वजह से मैंने ये शो छोड़ दिया और बीच में कुछ अरसे ये बंद भी हो गया था। तो मुझे ऑप्शन मिला कि मैं फ़िलहाल चैनल स्विच करूं और क्राइम शो करूं। और क्राइम शो मेरा एक वो था कि मेरा पैशन था कि मैं क्राइम शो करूं, इन्वेस्टिगेटिव शो करूं। इस वजह से मैंने फ़िलहाल वो क्या है उस वक्त के लिए छोड़ दिया। सज्जाद सलीम से क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? सज्जाद सलीम से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। मतलब लोग कहते हैं कि उन्होंने आपको रिप्लेस कर दिया। नहीं, सज्जाद सलीम मुझे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? मैं उस वक्त चैनल में मौजूद था, सज्जाद सलीम भी थे और मैं प्रोडक्शन में था। मैं एसोसिएट भी रहा हूँ उस चैनल, उस शो का प्रोड्यूसर भी रहा हूँ। सज्जाद मेरा आज भी दोस्त है और अभी भी मतलब वो एक आउटसोर्स शो कर रहा है, उसी को लेके वो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहा है और मैं एम्प्लॉई हूँ चैनल का, अपना काम कर रहा हूँ, वहाँ पे क्राइम शो कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेटिव शो कर रहा हूँ। सज्जाद से मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। इतने अरसे से कहाँ गायब थे? मामला ये हुआ था कि बीच में वो शो ऑफ एयर हो गया था। उस ऑफ एयर के बाद मैंने चैनल स्विच कर दिया था, मैं ARY चला गया। अच्छा, आपको निकाल दिया गया था या आप खुद गए थे? मैंने चैनल स्विच किया था और जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई आपको ब्रेक मिलता है तो आप स्विच करते हो और मैंने फिर ARY स्विच किया। वहाँ पे भी मैंने एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव शो ही किया और उसके बाद फिर मैं समा TV चला गया। समा के बाद फिर एक टाइम आया कि फिर मैंने वापस एक्सप्रेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन उस वक्त तक सज्जाद जो है वो शो कैरी कर चुका था और अपना शो चला रहा था। तो फिर मुझे वैसे भी वो इतनी वो नहीं थी कि मैं इस शो को कंटिन्यू करूं, क्योंकि मैं कुछ भी करता हूं तो फिर बहुत ही रिसर्च के साथ और बहुत ही पैशन के साथ करता हूं, उसमें फुली इन्वॉल्व होकर करता हूं। तो शायद मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था इसके अंदर, इस वजह से कि वो एक ही पैटर्न पे एक चीज़ चल रही है जो मेरे लिए अब काबिल कबूल नहीं है। अभी करंटली मैं अपने एक न्यूज़ शो करता हूँ एक्सप्रेस पे, मैं एम्प्लॉई हूँ, एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ और मेरी इस वक्त जो करंट पहचान है वो ख़ासकर इन्वेस्टिगेटिव शोज़ को लेकर ही है।
और गिरफ्त के नाम से मेरा एक शो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान के टॉप शोज़ में से एक है। और जो हमने काम किए हैं वो और लोगों के फिंगर टिप्स पे मौजूद है, किस किस्म का हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें मेरी पूरी रिसर्च होती है, राइटिंग होती है, सारा काम मेरा ही होता है। 5 साल तक एक टॉप रेटेड शो करना, बहुत से लोगों ने सवाल भी किए होंगे कि जो दिखा रहे हो वो असलियत भी है या ड्रामा है। इस चीज़ को कैसे हैंडल किया? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे की लॉजिक ये है कि पाकिस्तान में जो हॉरर को लेके प्रोग्राम्स किए जाते थे वो इस तरह के होते थे कि एक नैरेटर खड़ा हो जाता था किसी हॉन्टेड प्लेस के आगे और फिर वो कहानियाँ सुना रहा होता था कि यहाँ पे ये वाक़यात हो। एक शमून अब्बासी भाई का भी एक प्रोग्राम था, आपने देखा होगा, बिल्कुल, साया के नाम से। हुआ ये कि जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई तो फिर वो जो मेरे टीचर थे वो एक्सप्रेस न्यूज़ में एज ए सीनियर प्रोड्यूसर उनकी जॉब वगैरह हो गई। तो फिर उन्होंने एक आइडिया पिच किया कि हम एक पैरानॉर्मल शो करते हैं और इस तरह करके, और फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया और फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और इसको हमने रखा जैसे कि एक ब्लेयर विच प्रोजेक्ट है या इस तरह की चीज़ कि आप एक हंटिंग कर रहे होते हैं। गोस्ट हंटर उस ज़माने में बड़ा पैशनेट शो था, लोग देखते थे और उनका एक स्टाइल था कि वो एक समझ लेंगे एडवेंचर और हॉरर को मिला के उन्होंने एक शो बनाया था। उसको कॉपी करते हुए टैप्स से हमने कुछ इक्विपमेंट्स देखे कि वो टैप्स वाले जो अटलांटिक पैरानॉर्मल सोसाइटी है वो कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करती है। फिर उसको स्टडी किया, फिर इक्विपमेंट्स मंगाए मुख्तलिफ़ ममालिक से। फिर हमने उसी पैटर्न पे काफ़ी मेहनत करी। सज्जाद आए और सिला थी, अशफाक थे। फिर हमने एज ए प्रोडक्शन उसको देख रहा था। फिर आगे जाके उसमें एंकरिंग मैंने की। तो ये सिलसिला रहा। तो उस स्टाइल को लोगों ने पसंद किया कि वो आप एक गोस्ट हंटिंग कर रहे हैं और एक तरीके से आप किसी हॉन्टेड जगह पे जाते हैं और एक रोड शो टाइप का कर रहे होते हैं कि वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हालांकि वो एक पुरानी चीज़ है और अमेरिकन टीवी पे गोस्ट हंटिंग एक बहुत ही पुराने मतलब स्टाइल से वो चलते हुए आ रहे हैं। उसमें छोटे छोटे वो गिग्स कर रहे होते हैं और लोग उसमें वो हो रहे होते हैं, फैसिनेट हो रहे होते हैं कि ये क्या हो गया। वो उसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का शो किया। बल्कि पाकिस्तानी इस रीजन में इस तरह के कोई गोस्ट हंटिंग शो थे ही नहीं जब हमने शुरू किया था। लेकिन फिर कंसिस्टेंसी वही बन गई कि वो उसी तरह की एक चीज़ चलती चली आ रही है। फिर आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, आपने एक्सपीरियंस नए तजुर्बे करना छोड़ दिए। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप गोस्ट हंटर नहीं हो। आपको पता है कि आप एक टीवी से कंसर्न एक प्रोग्राम कर रहे हो जो लोगों को दिखाना है आपने, तो उसमें आपने कुछ ना कुछ नया रखना है। हमेशा एक ही पैटर्न पे नहीं चलना होता। तो वो उस पैटर्न को बार रिपीट करना जो है ना वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो ये वजह रही कि खैर मैं थोड़ा सा उससे बददिल हो गया था। देखिए, कोई भी आप चीज़ ऐसी कर रहे होते हैं जिसमें आपको मुश्किलात का सामना हो, तो उसमें जिस बंदे का वो काम क्या या उसका पैशन होता है ना वो काम करने का, वो पछताता नहीं है। हाँ, उसको परेशानी ज़रूर सामने आती है लेकिन वो उसका मुकाबला करता है। वो क्या है, मैं देखें एक टीवी शो होते हुए अब हर हफ्ते एक हॉन्टेड लोकेशन पे जाना है और लोगों को दिखाना है कि यहाँ पे भूत है, ये पॉसिबल नहीं है। एक जगह है हॉन्टेड, आप वहाँ पे गए, आपने वक्त गुजारा 1 घंटा 2 घंटा, सुबह तक आप वहीं रहे, आप वापस आ गए, आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये हकीकत होती है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो जगह हॉन्टेड है। फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको बताते हैं कि आप कहाँ होके आए हो। फिर वो चीज़ जो वहाँ मौजूद थी ना वो बताती है कि बेटा तुम होके कहाँ आए हो। वो आप टीवी पे तो नहीं दिखा सकते, और बताने से तो इंसान सैकड़ों कहानियाँ बना ले, उसका यकीन कौन करेगा। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान सखर के अंदर हम लोग एक हवेली में थे और उस पर 1-2 डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हैं, बड़ा उसको फॉलो किया लोगों ने। सखर के अंदर एक बड़ी मशहूर हवेली थी, वहाँ पे मैंने अपने आप को अपने सामने खड़े हुए देखा है, बैक कैमरे के पीछे। मतलब अंधेरा है चारों तरफ, कैमरा एक लाइट पे मुझे एंकर्स को शूट कर रहे हैं, हम लोग एक तरफ खड़े हैं, इधर कैमरा मैन के पीछे मैं खुद खड़ा हूँ और मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मतलब लिटरली आप अपने आप को सामने देख रहे हैं और आप ऑन कैमरा खड़े हुए हैं? हाँ, मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ और मैं ही अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं कैमरे के पीछे भी खड़ा हुआ हूँ और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। उसके बाद के वाक़यात तो बड़े ही ख़तरनाक हैं कि जब वो ख़त्म हुई तफ्तीश हमारी, जो हम वहाँ से जो हमारे कैमरामैन ने भी मुझे ही देखा कि मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे एक वो था कि यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर चुड़ैल है, कोई उसका नाम भी उन्होंने बताया था राधिका के नाम से, तो वो होती है। तो मेरे कैमरामैन ने मुझे उसके साथ खड़े हुए देखा।
उसके बाद तो वो बेहोश हो गया था, उसको बड़ी मुश्किल से हम नीचे वीचे लाए, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दी थी। अच्छा, घर जाके फिर हमारे साथ भी कुछ मामला सामने आना शुरू हुए कि आप, वो उसने बताया कि आप होके कहाँ आए हो, अब मैं बताती हूँ आपको। तो फिर आपको नींद में जो एक हेलुसिनेशंस होती हैं या इस तरह की महसूसात होती हैं कि आप अकेले नहीं सो रहे, ये होने लगा था। और बहुत अरसे तक ये ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो ये वाले मामला तो रहे। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग एक जगह तफ्तीश के लिए गए, तो वहाँ पे सुबह के दिन के टाइम पे जब हम वहाँ दाखिल हुए तो वो एक हवेली नुमा घर था और बरसों से बंद था। जब वो वहाँ के जो मालिक था उसने कुंडी वगैरह ताला वगैरह खोला, अचानक से कमरों से 2 बच्चे निकल के आए। अच्छा, हम दिन के वक्त इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि वहाँ पे तो जो मालिक था, उस हैरत की बात है कि ना उसने वो किया, ना हम समझे कि ये दीवार कूद के आए। वो बच्चे निकल के आए और कहने लगे कि वो हमारी बॉल थी, बॉल उठा के वो गायब हो गए। थोड़ी देर बाद हमने जब बातें कंटिन्यू करी और बातें करते करते जगह का मुआयना किया तो फिर एहसास हुआ, और उसको भी एहसास हुआ कि यार ये बच्चे कौन थे। ये तो रिहायशी इलाका है ही नहीं। हाँ, मतलब वो ऐसा था कि वहाँ पे वो लोकल्स जो रहते हैं तो वो पहचानते हैं कि किसके बच्चे हैं, पड़ोस के हैं, इसके, वो नहीं पहचानता था। फिर वहाँ रात में भी बहुत सारे मामलात हुए हमारे साथ। इस तरह की चीज़ें तो बहुत हुई हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि बयान से बाहर है। कोई पत्थर गिरना, पत्थर वगैरह तो देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, 50% तो पत्थर आप खुद ही गिरा रहे होते हो। आजकल जो तफ्तीशी प्रोग्राम चल रहा है ना, जिन्नाती और ये और वो जो तरीक़ेकार चल रहा है, वहाँ पे यही होता है कि बस वो आप जाओ, डर जाओ और लोगों को बताओ कि जी मैं खौफज़दा हो गया और यहाँ पे ये चीज़ है, और पीछे से 4-6 पत्थर गिरा दो। असल में देखो, इन्वेस्टिगेशन है क्या? इन्वेस्टिगेशन में आप ये दिखा रहे होते हो कि आप किसी जगह पे गए हो और ये एक ऐसी सेंसिटिव जगह है जहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है, किसी गैर इंसानी मखलूक की मौजूदगी हो सकती है, या फिर वो कोई वर्टेक्स है या कोई ऐसी जगह है जो नॉर्मल से हट के। अब आप वहाँ जा रहे हो, लाइटें खुली हुई हैं, 4-4 लोग या 5-5 का क्रू आपके साथ है, आप कमेंट्री कर रहे हो कि यार ये क्या है, वो बिल्ली ऐसी है और कुत्ता ऐसा है और मकड़ी जिन है और चमगादड़ भूत है। ऐसा नहीं होता। ये बहुत सेंसिटिव तरीक़ा होता है कि अगर किसी जगह कोई पजेस्ड है, कोई मखलूक है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मीडियम्स का फ़र्क होता है ना, हम जिस मीडियम में रहते हैं उस डिमेंशन में वो लोग नहीं रहते या वो मखलूक नहीं रहती। कभी कभार ऐसा होता है कि ये इन 2 डिमेंशंस का टकराव होता है उन मकामात पे जो कि पजेस्ड होते हैं, जो कि हॉन्टेड होते हैं। वो जगहें इस वजह से हॉन्टेड होती हैं कि ये डिमेंशंस का टकराव होता है और वो मखलूक़ात आपको अपनी डिमेंशन में नज़र आने लगती है। अब इसके वल्लाह आलम अल्लाह ताला ने कितनी मखलूक़ात बनाई हैं और किस किस मीडियम में बनाई हैं। हम तो सिर्फ उन मखलूक़ात को ढूंढ रहे होते हैं ना जो गोश्त पोश्त की बनी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने किस मीडियम में क्या मखलूक बनाई है जो क्या पता किसी गैसेस पे मबनी हो, लाइट पे मबनी हो। इंसान ने तो अभी तक उसको खोजा ही नहीं है। क्वांटम फ़िज़िक्स जो है वो आपको उसकी रिसर्च यही बताती है कि ऐसी मखलूक़ात भी हैं जिनका कोई मास नहीं है, लेकिन वो मखलूक है, उसी की खोज है ना बेसिकली। तो अगर कोई ऐसी जगह पे कोई इस किस्म की मखलूक मौजूद है तो आप वहाँ शोर मचाओगे या फिर आप अपने इक्विपमेंट्स का ऐसा इस्तेमाल करोगे कि उससे ऐसी एबनॉर्मल चीज़ रिकॉर्ड हो सके जो आम माहौल में नहीं होती, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि वहाँ कुछ है। अच्छा, ऑफ कैमरा आपने एक पिक्चर के बारे में रिवील किया था जो आपने कब्रिस्तान में कैप्चर की थी, उसके पीछे की क्या हकीकत है? पहले जब हम मुख्तलिफ हॉन्टेड जगहों पे जाते थे तो वहाँ जाके हमारी प्रैक्टिस होती थी कि हम सबसे पहले दाखिल होते ही वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करते थे फ्लैश कैमरे से ना। और उस ज़माने में 12-15 मेगापिक्सल कैमरे होते थे जो अच्छे कैमरे होते थे। तो एक कब्रिस्तान में हम जा रहे थे, घारों पे कोई कब्रिस्तान था, तो वहाँ पे इंटर होने से पहले मैंने बिल्कुल खामोशी तारीकी और मैंने 2 तस्वीरें 2 या 3 क्लिक्स किए। तस्वीरें बज़ाहिर नॉर्मल थी, बाकी काम भी हमने किया, वहाँ अजीब सी आवाज़ें वगैरह हमने महसूस करी, सुनी।
जब वापस आए तो हमने उस एक तस्वीर को देखा जो एक कब्र के ऊपर से एक रोशनी का ऑर्ब, जिसे हम ऑर्ब कहते हैं, वो बन रहा था। हमने कहा ये रोशनी से बन जाते हैं, कोई रिफ्लेक्शन हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, ग्लेयर हो सकता है। हुआ ये कि वो उसको मैंने फिर उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम करी, ब्राइटनेस कम करके देखा, फिर उसको मैंने और इन्हांस किया फ़ोटोशॉप पे कि उसके कलर गिरें। तो जब उसके कलर कम हुए, इसकी लाइट कम हुई, तो अंदर एक बाकायदा शेप बन रहा था जो इतना परफेक्ट था कि वो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में एक गोस्ट फोटोग्राफी एक इस्तिलाह है जो बरसा बरस से लोग कर रहे होते हैं और क्लेम भी करते हैं कि हमने स्पिरिट्स की या भूतों की तस्वीरें ली हैं। तो उसके लिए, उसको साबित करने के लिए आपके पास होना चाहिए रील वाला कैमरा, क्योंकि इसका नेगेटिव सेव होना चाहिए जब आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। Exactly. हमारे पास होता था डिजिटल कैमरा, तो मैं उसको किसी प्लेटफॉर्म पे प्रूफ नहीं कर सकता था कि वो बन क्या रहा है। वो एक ड्रैगन था, उसके घोड़े जैसा शक्ल थी जैसे ड्रैगन की होती है, और पर निकले हुए थे उसके, दुम थी, पंजे थे, और उसका साइज़ अराउंड ये था, क्योंकि अगर वो कब्र के ऊपर था तो इतना बड़ा जैसे बड़े कबूतर जैसा होता है, और वो कबूतर नहीं था, और वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको बहुत लोगों ने देखी इस तस्वीर को, मतलब मैंने काफ़ी लोगों को तस्वीर वो दिखाई, लेकिन कोई उस पर आप उसको साबित नहीं कर सकते कि वो असल है, क्योंकि मैं तो उसकी हकीकत जानता हूँ कि वो असल थी। लेकिन एक मिथ ये भी तो है कि ये चीज़ें ऑन कैमरा कैप्चर नहीं होती। ये तो हम कहते हैं ना, ये तो हम कहते हैं। आप एक बात बताइए, इंफ्रारेड को आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन आप नाइट विजन कैमरे के थ्रू आप इंफ्रारेड लाइट को देख लेते हैं। इसी तरह मैंने आपसे कहा ना कि कुछ डायमेंशंस कहीं पे उनका टकराव होता है, उस टकराव पे, उस सेंसिटिव पॉइंट पे वो मखलूक़ात विजिबल भी हो जाती हैं, सुनाई भी देती हैं। ऐसे इंसिडेंट्स पूरी दुनिया में होते हैं। उन इंसिडेंट्स को नापने के लिए, जांचने के लिए ही हम ये जो काम कर रहे होते हैं ना, कि जिसे हम कहते हैं गोस्ट हंटिंग। वो गोस्ट हंटिंग नहीं है कि गोस्ट भूत का शिकार नहीं कर रहे, हम ऐसी मखलूक़ात की खोज कर रहे होते हैं और ऐसी जगहों को खोज रहे होते हैं जो नॉर्मल से बियॉन्ड है, जो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी EMF, आपके शो में इसका बड़ा इस्तेमाल होता था। इसके पीछे कोई हकीकत है या ये एक झोल है? अगर आप वैसे देखें ना तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। लोगों ने उसका नाम गोस्ट मीटर रख दिया है कि वो बजेगा तो जी बता देगा कि भूत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के नापने के पैरामीटर्स होते हैं, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर भी है। अब आप इस वक्त चारों तरफ लाइट से घिरे हुए हो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मौजूद हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड्स का लीकेज तो हर जगह होगा। गो के उस जगह जो कि डिजर्टेड है और कई किलोमीटर्स तक वहाँ पे कोई हैवी मशीनरी या गाड़ियों या हाई टेंशन वायर्स का गुज़र नहीं है, उसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड्स आपको बता रही हैं कि इस जगह पे ऊपर नीचे फील्ड्स हो रही हैं, तो फिर आप वहाँ पे मज़ीद इन्वेस्टिगेट करते हो, उस जगह पे टेम्परेचर देखते हो, रिकॉर्डिंग लगाते हो, अल्ट्रासोनिक मोशन डिटेक्टर्स लगाते हो और नाइट विजन्स कैमरे लगा के पीछे हट जाते हो। तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि कोई हलचल, कोई आवाज़, कोई ऐसी चीज़ आपको ये साबित करे कि ये ख़ुद से हुआ है, तब पता लगता है कि कोई मखलूक है यहाँ। अच्छा, हॉरर शो का ट्रेंड आम तौर पे टीवी चैनल्स और पॉडकास्ट शोज़ में बहुत बढ़ गया है। इसके पीछे कोई हकीकत है या कोई और कहानी है? पैसा, व्यूअरशिप। लोगों को ये टॉपिक देखना पसंद है, हालांकि ना दिखाने वाला, ना तहकीक करने वाला, ना कुछ करने वाला, कोई किसी के पास कोई तालीम भी नहीं है, ना कुछ है, सब ड्रामे चल रहे होते हैं। असल में देखें, ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है, एक मखलूक की खोज है, और वो मखलूक जो है वो इस तरह नहीं सामने आ जाती है और वो आप ही ने तरीक़ेकार रखा हुआ है, आप ही ने उसके नाम रख दिए हैं कि एक जिन होता है, एक चुड़ैल होती है, एक भूत होता है, एक सरकटा होता है। किसने बताया आपको? किसी ने, जिन ने आके आपको बताया कि मैं जिन हूँ? देखें, इस्लाम की रूह से हमें एक चीज़ पता लगती है, एक ही मखलूक का नाम पता लगता है, वो है जिन। लेकिन आपने जो ये मुख्तलिफ नाम रखे हैं कि ये हो जाता है और वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सारा खेल है रेटिंग का। असल में देखें, ये जब आपका किसी मखलूक से टकराव होता है ना, तो फिर आप
इस काबिल नहीं रहते कि आप वक्ती तौर पे उसको बयान कर सको कि आपके साथ हुआ क्या है। ये इनकाउंटर बड़ा ख़तरनाक होता है। आपके सामने पड़ा हुआ गिलास खुद से हिल जाए या आपके कान में कोई विस्पर करके चला जाए और आप पीछे देखो और कोई नहीं है, तो फिर उस वक्त जो एहसास होता है ना, ये किसी को नहीं हुआ होगा। तो ये इन्वेस्टिगेशन करना और ये मतलब ये इस वक्त तो सिर्फ वो चल रहा है, एक तरह से रेटिंग की और नंबर्स की दौड़ है कि मेरी व्यूअरशिप अच्छी हो जाए तो मेरा भी मोनेटाइज हो जाए चैनल और गेम बन जाए। सारा खेल ये है, बाकी और कुछ नहीं है। असल हकीकत कुछ और है। अगर मैंने आप पहले भी बताया ना कि अगर आपको वाकई में खोजना है तो आप एक रिकॉर्डर से खोज सकते हो। ऐसी डिजर्टेड जगह पे रिकॉर्डर लगा के बैठ जाओ, और ख़ास कर किसी कब्रिस्तान में या किसी ऐसी जगह पे, और रिकॉर्डर लगाओ और दूर हट जाओ। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आके आप उसकी रिकॉर्डिंग सुनो। आपको ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी जो नॉर्मल से बियॉन्ड होंगी, वो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक इंसान के कान सुन सकते हैं, लेकिन 40,000 तक भी आवाज़ तो आएगी, बोल क्या रहा है नहीं समझ में आएगा। उससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ नहीं पता लगेगा क्या है। ये फ्रीक्वेंसीज़ भी अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं। इसमें भी कहा जाता है कि ये मखलूक़ात या जो गैर इंसानी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि जिन हैं, भूत हैं, इनकी कम्युनिकेशन भी हो सकती है। हो सकता है कि ये साउंड वेव्स पे ही मुश्तमिल हो, ये भी हो सकता है। अभी इसराइल ने रिसर्च की है कि पौधे कीड़ों से, मकोड़ों से, इंसेक्ट्स से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये रिसर्च बेसिकली एक साइंस है। हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन पहुँच रहे हैं। इंसान ने बहुत सी चीज़ों की पैमाइश शुरू कर दी है, पहुँचना शुरू कर दिए। अब इसराइलियों ने ये खोज लिया कि प्लांट्स, पौधे, दरख्त कीड़ों से किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। कुछ पैमानों के ज़रिए किया होगा ना कि कीड़ा कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर कीड़ा पत्ते खाने वाला है तो पौधा ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर कीड़ा जो है इस वक्त कुछ और कर रहा है, दोस्त कीड़ा है, तो पौधा ये रिस्पॉन्ड। इसका मतलब कम्युनिकेशन के कुछ तरीक़े निकाले होंगे, पैमाने निकाले होंगे। उन्हीं पैमानों का नाम ही ये घोस्ट हंटिंग है कि हम बताते हैं कि किसी जगह पे किस तरह की तब्दीली पेश आ रही है और ये एबनॉर्मल है, तो यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है। तो इस वक्त जो हो रहा है वो तो सिर्फ ड्रामा हो रहा है और कुछ नहीं। कराची में कौन कौन सी बिल्डिंग हैं जो सच में हॉन्टेड हैं? अभी जो मैंने जो इस वक्त करंट सिनेरियो है, इस वक्त मैंने कुछ सुना है कि कुछ सुपर हाईवे पे कुछ 1-2 इमारतें हैं जिस पे बाकायदा लिखा हुआ है और इलाका वकील उसकी गवाही देते हैं कि यहाँ आप नहीं रह सकते। मैं वहाँ, मेरा प्लान है जाने का, जाके रिसर्च करूँगा, देखते हैं क्या सामने आता है। इसी तरह कराची में कुछ ऐसे सड़कें हैं, कुछ रास्ते हैं जहाँ से आप कभी गुज़रो तो आपके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाएगा या कोई आपको टकरा जाएगा। लेकिन हर दफ़ा ये नहीं होता कि कोई आके आपको हू करके गला दबा देगा या पीछे पड़ जाएगा। एक झलक भी आपको दिख जाएगी, वो आपकी आंखों से ओझल नहीं होगी। असल में होता ये है कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ जो आपके सामने से गुज़रे और वो गैर मरई हो, तो वो आपको कई दिनों तक, कई महीनों तक याद रहती है और फिर वो यादों में आती है। ये है असल हॉन्टिंग्स। मैं अपने एक वाक़या बताता हूँ। जब मैं वो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट कर रहा था तो एक सुरजानी टाउन में एक घर था हमारे दोस्त का। उन्होंने हमें बाकायदा बताया कि आप यहाँ आके रुकें रात को। हमने ये घर खाली कर दिया है, हम कहीं और शिफ्ट हो गए। इस घर में उनके घर में एक बादाम का दरख्त था। उस बादाम के दरख्त के नीचे उनके टीन की छपड़े का एक उन्होंने कमरा बनाया हुआ था और सामने 2 पक्के कमरे थे। कहने लगे सामने वॉशरूम से एक बुज़ुर्ग निकलते हैं फजर की नमाज से पहले, बाकायदा नज़र आते हैं और वो इस तरफ जाते हैं, वो दरख्त की तरफ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हमने अपना कैमरा लगाया, बैठ गए वहाँ पे। हम 3 बजे से ही बैठे हैं, बोर हो गए, कुछ नहीं हो रहा। फजर की अजान का टाइम बिल्कुल करीब आया है और उस दरख्त पे से बादाम गिरना शुरू हुए। टप 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 टप, इतने बादाम गिरे जैसे ओलाबारी हो रही। कैमरा मेरे सामने था, रिकॉर्डिंग बंद कर दी कैमरे में। मैंने कैमरा यूँ उठाया और मैंने कैमरा यूँ देखा है, रिकॉर्डिंग ऑन। मैं दोबारा सामने ले जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ। मुझे नहीं समझ रहा था कैमरे को, क्या स्टैंड बाय पे जा रहा है बार बार। कोई बटन दबाए बगैर कैमरा ये नॉर्मल रिकॉर्डिंग रेड बटन दे रहा है, मैं यूँ कर रहा हूँ स्टैंड बाय। मैंने दोबारा इसको वहीं लगाया, मुसलसल
बादाम टपक रहे हैं, टप 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 टप। अल्लाह अकबर की अज़ान की आवाज़ आई और सब सुकून, खामोशी, कैमरा भी सही हो गया। ये मैं बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। किसी की कोई बात या किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई हो तो क्या मरने वाला वापस आता है? देखें, हम जो काम कर रहे हैं ना, उसमें हम गैर मरई मखलूक़ात की खोज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कहानियाँ हैं कि कोई मर जाए, कोई सपना अधूरा रह जाए, और ख़ासकर हमारे जो दूसरे कल्चर्स हैं उसमें यह है कि कोई अधूरा काम रह जाए तो मरा हुआ वापस आता है। तो अगर बीइंग अ मुस्लिम बात करते हैं तो मेरा कोई इस बात पे बिलीव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर लोग कहते हैं कि ये होता है तो ये कहानियों की हद तक है। हमने तो देखें, हमारा काम है किसी जगह पर या किसी भी ऐसे मकाम पर ऐसे मखलूक़ात की खोज करना। अब वो क्यों है, कैसे है, उसकी एक वजह है हमने जो देखी है। अक्सर तफ्तीश के दौरान अगर कोई हमें महसूसात होते थे तो वहाँ पे हमने ये देखा कि वहाँ पे या तो हड्डियाँ मिली हैं जानवरों की, या चिल्ला कशी के लिए स्केचेस बने हुए थे। इससे ये बात साबित होती है कि इंसान अपने मकासद के लिए जिन्नात को या किसी मखलूक को हाजिर करता है, और वहाँ पे फिर वो मामलात ख़त्म हो जाते हैं, वो बंदा तो चला जाता है, उसका काम हो जाता है या मकसद पूरा हो जाता है, लेकिन उस जगह पे वो चीज़ कायम रहती है, वो असरात या वो मखलूक वो वहाँ पे मौजूद होती है। ये हमने इसलिए जांचा कि हमें जहाँ पे हमने हमारे इक्विपमेंट ने और तरीके से बिहेव किया, लाइट्स, अच्छा इसमें एक निशानी होती है कि लाइट्स बैटरी को बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट करता है। अगर कोई ऐसी हैवी जगह है जहाँ पे कोई चीज़ है तो आपकी बैटरी बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होगी और लाइट्स डिम हो जाएंगी, रोशनी फैलेगी नहीं। तो ये उन जगहों पे हुआ जहाँ पे स्केचेस बने हुए थे, या जानवरों की या इंसान की कोई हड्डी का टुकड़ा आपको मिला हो, खोपड़ी मिली हो, या हंसली की हड्डियाँ, इस तरह की चीज़ें मिली हैं। तो ये है, लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि आया कि वो चीज़ रू थी, बदरू थी, या किस वजह से वो जगह पे इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ हो रही थी। देखिए, आपको कोई कहानी बताता है ना कि कोई मखलूक बदला लेने आई है, ये इसका साया है या इसका सर है, वो कौन है? तो आपके मेरे इसी माशरे में रहने वाले आमिलीन है, ठीक है। अब आमिलीन की पोल ये है कि एक आमिल ख़ातून के पास हम गए कि जी एक फ़ेक कहानी बना के कि जी एक बच्ची है, ये मतलब मियाँ बीवी एक कपल बन के गया कि शौहर ने बोला कि जी मेरी बीवी जो है वो मुझ पे बहुत ही जुल्म करती है, बहुत ही पैसे वाली है और मैं उसके चुंगल में फंसा हुआ हूँ, लेकिन दरअसल मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, आप कुछ ऐसा अमल कर दें कि ये मर जाए। उसने कहा, खातून ने, कि मैं तो 15 दिन में मार दूँगी उसको। ठीक है जी, मार दें। कितने पैसे लेंगे जी? 50,000 रुपये लेंगे। उनको 20,000 एडवांस भी दे दिए। ये हम पूरा खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे। अब बीच में उनसे फ़ोन पे कम्युनिकेट, हाँ मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं वो पढ़ रही हूँ, 10,000 और पहुँचा दो, 5,000 और पहुँचा दो। एक दिन हमने क्या किया, ड्रामा किया कि मिठाई लेके पहुँच गए। मैंने कहा मर गई खातून। उस लड़के ने बोला खातून मर गई, मिठाई खाएं। अब जब ये कहा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया कि मैंने बंदी मार दी। अब वो कह रही है अच्छा। अब कभी उसका रंग आए और कभी जाए, वो हैरान, और फिर वो खुश भी हो कि मैंने बंदी मार दी। फिर कहने लगी देखा कैसा काम किया, इस तरह की उसने बात की। पीछे से पुलिस बुला ली। मैंने कहा देखो इसी ने मारी है। अब तो उसकी मतलब हवा ही निकल गई ना, मतलब कि वो कह रही है मैंने कब मारी है। मतलब तुमने बोला है, तुमने हमारे सामने बोला है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे खुफिया कि तुमने मारी है बंदी। तो मान ही नहीं, मेरा तो कसूर ही नहीं है, मैं तो जाली हूँ, मैं तो 2 नंबर हूँ, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। उसने खुद ही अपनी पोल खोल दी। तो कराची में हर दूसरा तीसरा बंदा जो कहता है ना कि मेरे पास ये ताकतें हैं, या मैं बता देता हूँ कि आप पे ये है या यहाँ पे ये है, वो सब कहानियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बंदा है जिसे एबनॉर्मल चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको हेलुसिनेशंस या इल्यूजन की कोई बीमारी है। अच्छा, वही बंदा किसी आमिल के पास जाता है तो आमिल कहता है कि आपके ऊपर तो भाई साया है और कोई जिन्नाती मामलात हैं या आप झपेटे में हो। तो क्या आमिल सही है या डॉक्टर? असल में मसला ये है कि ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। जब आप, जो मेरा तजुर्बा रहा है खुद, कि हेलुसिनेशंस या आपको इतना अंदर से प्रोवोक कर दिया जाता है कि आप बिलीवर हो जाते हो कि मेरे साथ इस वक्त ये हो रहा है। मुझ पे भी एक दफ़ा एक कैफियत तारी हुई
कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँ। ये होता तब है जब आपके नर्व्स पे आपके, देखिए इस्लाम हमें बहुत कुछ समझाता है, कुरान पाक में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास क्या है? खन्नास शयातीन है ना, गैर इंसानी मखलूक है, वो शर फैलाती है। शर किस तरह? आपको वसवसा देगी। अब वो वसवसा वो कैसे देगी? आपके कान में आवाज़ तो नहीं आएगी, आपकी थॉट प्रोसेस को वो प्रोवोक करेगी, ऐसी थॉट्स पैदा करेगी। वो तब होता है जब आपके दिमाग के अंदर वो किसी तरीके से केमिकल इम्बैलेंस करेगी। आपके दिमाग में, वो कहते हैं ना मुन्ना भाई वाले, केमिकल लोचा होगा। यानी वो मेडिकली, देखिए कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं है। अगर आप, अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश भी माँ के पेट से रखी है और उसका एक प्रोसेस है, इसी तरह हर चीज़ का एक लॉजिकल प्रोसेस है। वो चीज़ अगर आप किसी ऐसे जगह पे ज़ेरे साया हो गए हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो आपके दिमाग में इम्बैलेंस पैदा कर रही है, आपको मेडिकली इतना तंग कर रही है कि आपके दिमाग में थॉट्स पैदा हो रहे हैं, वो साइकोलॉजिकली आपको हिट कर रही है। तो डॉक्टर भी सही कह रहा है कि बीमारी है, और शायद आमिल का एक तरह से ये कहना ठीक है कि ये आप पे असर है, लेकिन ये बातें कनेक्टेड हैं। ये इस तरह से कनेक्टेड हैं जो मैंने आपको बताया कि अगर आप पे कोई असर होगा, जैसे आप किसी ऐसी जगह जाते हो, लू में आप बाहर निकल जाते हो, तो आपको बुखार हो जाएगा। तो आपको जिन तो नहीं चढ़ा, लेकिन आपको उस जगह के असरात ने आपके जिस्म पे असर किया और आपका टेम्परेचर चेंज होने लगा। तो उस मखलूक के अंदर भी कोई ऐसी कोई खसूसियत है जो आपके दिमाग के थॉट प्रोसेस को या आपकी ब्लड की सर्कुलेशन में ऐसे अंसर पैदा करिए जो केमिकलाइजेशन का सबब है, और केमिकलाइजेशन की वजह से आपके दिमाग में गलत थॉट्स आ रहे होते हैं, जो कि लॉन्ग ड्यू जाके या तो दिमागी बीमारी भी बन सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसी वजह से बीमार पड़ रहा हो। कुछ बीमारियां अल्लाह ताला की तरफ से भी होती हैं, किसी की नस दबी हुई होती है, किसी को नर्वस प्रॉब्लम होता है, बहुत से मसाइल होते हैं। लेकिन हाँ, मेरे साथ जब हुआ है तो मुझे फ़ील हुआ कि मैं खुदकुशी करने के बारे में क्यों सोच रहा था। और ऐसे लोगों को मैंने देखा भी है कि जो किसी मामलात में रहे हों या किसी ऐसी जगह से आए हों, जो फिर उसके बाद वो कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो बाद में फिर वो खुद हैरान हो रहे होते हैं कि हमने क्या बकवास की है। कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी है, लेकिन जो भी है वो लॉजिकल है, इलॉजिकल नहीं है। अच्छा, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि बच्चा अगर रो रहा है या हंस रहा है तो उसे जिन्नात नज़र आते हैं। क्या ये हकीकत है या एक मिथ है? देखें, इसमें सारा देखिए हम जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो लोगों से बहुत मिलते हैं इस तरह के, कि जिनके साथ इस तरह के मामलात रहे हों, तो और ऑब्जर्वेशन भी बहुत होती है। यार कोई कहानी पता लगती है कि यार इस घर में ऐसा आया है, तो चलो मिलते हैं, लोगों से पता करते हैं। तो हमने जितनी तहकीक की उसमें पता लगा है कि अगर किसी घर में एक चीज़ मशहूर है कि जी यहाँ पे असरात हैं, तो हाँ, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिखते हैं, और बच्चे उसका नाम भी लेते हैं या जिक्र कर रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं। ऐसी बातें बहुत सुनने में आई हैं कि बच्चे ने किसी एक अनदेखे कैरेक्टर की तरफ देख के बात करना शुरू कर दी है, या बच्चा अचानक से इशारा करके रो रहा है। ये ऑब्जर्वेशन में आई है हमारे पास कि ऐसा हुआ है। क्या कब्रिस्तान में काला जादू होता है? हम लोगों ने जब भी इस तरह के तफ्तीश करने जाते थे प्रोग्राम के अंदर, तो हमने अक्सर लोगों को जो है वो देखा है कि वो कब्रें खुदी हुई हैं और उसमें चिल्ला कशी हुई हुई है। तो इसका मतलब कि लोग बैठते हैं वहाँ पे। फिर अगर आप असर के औकात में या ज़ोहर के औकात में कब्रिस्तान के दरवाज़े पे बैठ जाओ, तो अक्सर आपको कोई ना कोई गाड़ी रुकेगी और कोई खातून निकलेंगी और फिर वो गोरकन को बोलेंगी ये तावीज़ बांध दो कब्र पे, या तावीज़ कब्र पे। ये बहुत आम है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। अब चिल्ला कशी करने वाले कब्रों में भी बैठते हैं, चिल्ला काटते हैं, और तावीज़ात भी कब्रों के अंदर, इवन मुर्दों के अंदर भी दफनाते हैं। सऊदी अरब में तो आपने वाक़या सुना ही होगा कि वो कैसे खातून पकड़ी गई और उसको फिर सज़ाए मौत हुई, जो मुर्दों को गुस्ल देते वक्त उनके मुंह में तावीज़ रखा करती थी। बहुत मशहूर कहानी है, बहुत वायरल हुई है। ये शो करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आईं? जब मैं ये शो कर रहा था, तो जब हम लोग कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करते थे जो हम ऑन स्क्रीन, तो कुछ हम उसमें दिखा देते थे, कुछ एलैबरेट भी करते थे, कुछ बढ़ा के भी बताते थे, लेकिन हमें ये पता होता था कि इस जगह की हकीकत क्या है। वो वाकई में अगर हॉन्टेड भी होती थी और होती थी नॉर्मली, तो जो घर जाके जो एहसास होता था वो एक अलग होता था।
कभी कभार आपके नॉर्मल ज़िंदगी के मामलात बड़े ख़राब हो जाते थे। जैसे हम एक इन्वेस्टिगेशन करके आए थे कि शमशान घाट के अंदर जहाँ पे कुछ ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात हुए थे। उसके फ़ौरन बाद अब ये एक कोइंसिडेंस है या हैरत की बात है कि ये कैसे हुआ एक साथ ना, कि मैं घर आया हूँ और मेरा बेटा, उसको नमोनिया हो गया और मुझे उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। सेम डे थोड़े से टाइम गुज़रा है तो मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई। उनको भी उसी हॉस्पिटल में मैंने एडमिट करवाया। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी। अगली सुबह जब मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी गायब, चोरी हो गई। मैं गाड़ी की रिपोर्ट वगैरह लिखवा के बच्चा और वालिद साहब मेरे हॉस्पिटल में हैं। मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ मोटरसाइकिल पे मेरा बिल्कुल कोरंगी एक्सप्रेस वे पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो ये एक साथ 2 दिन के अंदर इतने सारे वाक़यात, ये मतलब मुझे कोइंसिडेंस तो नहीं कोइंसिडेंस नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके साथ चल रही होती हैं, कुछ ऐसा है जो बयान से बाहर है। अरसलान फारूकी जैसे पहले लोगों के सामने सच लाता रहा है, क्या आगे भी उसका कोई प्लान है? देखें, सच लाने की जहाँ तक बात है, मैं इस वक्त जो इन्वेस्टिगेटिव शो कर रहा हूँ उसमें मैं जो माशरे के जिन है ना, उनको एक्सपोज करता हूँ। लेकिन हाँ, ये मेरा एक पुराना एक पैशन है ना कि इस तरह की एंटिटीज़ की खोज करना और तफ्तीशी प्रोग्राम करना। गो कि इसका कोई दूरस्थ कोई नतीजा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, बस एक इंटरटेनिंग पर्पज़ है। लोगों को बड़ा शौक़ होता है, लेकिन उस इंटरटेनमेंट को भी लोगों ने जो है ना वो इतना बुरा कर दिया है कि वो ऐसा लगता है कि वो ऐनक वाले जिन का कोई बुरा वर्जन चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे। तो मेरी अब ये कोशिश है कि मैं कुछ ऐसा लाऊं, कुछ ऐसे तजुर्बाती प्रोग्राम करूं जिससे लोग देखें कि हाँ यार, अगर कोई यहाँ पे कोई जगह है या कोई मामला हैं तो वो किस तरह करके दिखाएगा, या क्या चीज़ किस तरह आप इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी हॉन्टेड जगह को, या किसी ऐसी जगह को, किसी मखलूक को रिवील करने का तरीक़ा क्या होता है। वो मैं कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला कोई एक ऐसी चीज़ आएगी बहुत जल्द जो आप देखेंगे कि फिर वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगी पब्लिक में इंशाअल्लाह। खौफ सिर्फ अंधेरों में नहीं होता, बल्कि उन लोगों में भी होता है जो सच देख चुके होते हैं। ये थे अरसलान फारूकी, जिन्होंने हॉरर शो को सिर्फ होस्ट नहीं किया, बल्कि इन्होंने वो सब देखा जो आम इंसान देखकर कभी वापसी नहीं लौटता। तो जारी रखेंगे इस खौफ के सफ़र को और मिलते हैं आपसे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खौफनामा ओरिजिनल्स।